हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कवर कर रहे थे। आज चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की हम एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले आपने जितने भी लेक्चर थे उनको ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, है ना। कि क्या मोलरिटी होती है, क्या मोलिलिटी होती है, सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मोल कंसेप्ट क्या है ना। तो तभी आप इसको कर पाएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का आपका, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है पहला, कि इनका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो किसी का भी मोलर मास आपसे कैलकुलेट कराए तो मोलर मास किसके इक्वल होता है। मोलर मास कैलकुलेट करते समय बस आपको कुछ नहीं करना, कोई जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है, कोई भी एंटिटी आपको दी गई है, उसमें जितने एटम प्रेजेंट हैं उनका मोलर मास रख दीजिए। जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको 2 से, क्योंकि कितने हाइड्रोजन है 2। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, तो टोटल कितना हो गया ये 18। तो इसी तरह से आप CO2 का भी कैलकुलेट कर लेंगे और CH4 का भी। तो हम साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हर नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे, है ना। जैसे इनका सबका सॉल्यूशन ये है ना। तो इनका सबका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का 1.008 यू क्या है, यूनिफाइड मास, है ना। और ऑक्सीजन का 16। तो एग्जैक्ट भी आप रख सकते हो, लेकिन आप जब एग्ज़ाम के पर्पस से अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन का आप 1.008 रखेंगे ना, तो फिर वो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम करेगा। तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको ना रखें, है ना। बस एक होल नंबर में रख दीजिए, वो ही सफिशियंट है ना। अगर आपको फ्रैक्शन में पूछ रखा है तब बात है कि अगर आपको ऑप्शन में फ्रैक्शन में दे रखी है वैल्यू, तब आपको फिर यहाँ फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से आप CO2 का भी कैलकुलेट कर लेंगे और CH4 का भी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। कि सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जैसे सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सभी एलिमेंट्स का, इन सभी तत्वों का हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सपोज हमें किसका कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोडियम। अगर सोडियम का हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है किसी भी एलिमेंट का, तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर भी चुके हैं थियोरेटिकल पोर्शन में। तो उस एलिमेंट का मास रख दीजिए अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। जो इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास होगा उसको रख दीजिए। कितना होगा इसका मोलिकुलर मास, सोडियम का 2 × 23 प्लस सल्फ़र का 32 प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का इंटू 4, और ये कैलकुलेट करके आपके आ जाएगा 142.142। कितना आ जाएगा ये 142 आ जाएगा, है ना। फ्रैक्शन में अगर आप निकालेंगे तो फिर फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, है ना। हमने क्या कर लिया, एक होल नंबर में रख लिया बस इनको। और ये 142 किसका आ गया, जो आपको कंपाउंड दे रखा है। तो पूछा जो ये कंपाउंड है इसमें सोडियम का कितना होगा, तो जिसका भी निकालना उसका मास अपन टोटल मास, है ना। मास ऑफ गिवन कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड। तो बस मास ऑफ कंपाउंड कर दीजिए और इनटू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये सोडियम का मास कितना होता है 23, लेकिन कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पर 2, अपॉन कितना है टोटल मास कंपाउंड का 142, Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट का जो मास है वो कितना है 142 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल करके वो आएगी 32.38%। ठीक। तो ऐसे ही आप फिर सल्फ़र का कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सल्फ़र का और ऑक्सीजन का कैलकुलेट करके मैसेज में कमेंट करेंगे कि कितना आएगा। नेक्स्ट, तो ये हमने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है, तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे।
डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्या कह रहा है ये, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है किसका, आयरन का कोई ऑक्साइड है जिसमें कि विच हैज 96.9% आयरन और एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। तो हमें किस में दे रखा है, ये बाई मास दे रखा है हमें, है ना। तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, तो सीधे हम टेबल पे आ जाते हैं। तो इसके लिए अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको बताना है, फिर आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है इनके पहले अगर आपको परसेंटेज बाई मास दे रखा है, ठीक, तो फिर उसको पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हम कहाँ कर चुके थे, थ्योरेटिकल पोर्शन में। फिर से देख लेते हैं। तो हमें दो एलिमेंट दे रखे हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन। तो इनका परसेंटेज बाई मास कितना है 69.9 और इसका कितना है 30.1%। तो न्यूमेरिकल में हमें यही दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 96.9% और 30.1% बाई मास। तो न्यूमेरिकल में यहाँ मिसप्रिंट प्रॉब्लम है कि ये क्या है 69, कितना है 69 पॉइंट, क्योंकि टोटल कितना रहना है 100%, है ना। तो 100% तभी तो होगा जब एक का 30.1 होगा और दूसरे का कितना होगा 69.9 होगा। तो वो प्रिंट आउट प्रॉब्लम है। एटॉमिक मास किसका, आयरन का कितना होता है 55.85, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। क्लियर है। बस आयरन का जैसे हमें पता है ना 26 होता है, तो एटॉमिक मास याद रखने के लिए लगभग इस डबल होता है। लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है फिर भी एक दो के आपको याद रखने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम में। जैसे इसने आयरन का एटॉमिक मास न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है ना, तो अगर यहाँ एटॉमिक मास अगर आपको गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपका एटॉमिक नंबर अगर पता है तो फिर उसका लगभग डबल कर दीजिए, डबल से एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ही आएगा। तो ये जनरली ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि रियल में ऐसा ही होगा सभी के लिए। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि एटॉमिक नंबर सबको याद होते हैं, बस मास के लिए अप्रोक्स डबल कर दीजिए, बस इतना ही होता है। तो इसका मास जो है 55.85 एग्जैक्ट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए जो मास परसेंटेज दे रखी थी बस उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो कितने मोल आ गए इसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 1.25, ऐसे ही इसका कितना आया 1.88। अब मैंने बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन में भी कि जो वैल्यू यहाँ पे जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उसके द्वारा बाकी के नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दिया जाता है। तो 1.25 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से 1 आ जाएगा, 1.88 को 1.25 से, तो जो वैल्यू इन दोनों में से कम थी उसके द्वारा देखो डिवाइड किया गया है बस। तो ये कितना आ गया 1 और ये क्या आ गया 1.5। तो ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकल के आ गया। अगर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो फ्रैक्शन में है, जैसे ये तो होल नंबर में है, ये किस में है फ्रैक्शन में, अगर ये फ्रैक्शन में है तो फिर आपको एक स्पेसिफिक किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके उनको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 1.5 को एक होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे को भी। तो बस ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो आया है वो कितना आया है निकल करके, आयरन का कितना आया है 2, मतलब आयरन के जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे 2 और ऑक्सीजन के कितने होंगे यहाँ पर 3। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भाई, आयरन के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया Fe2O3। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला किसका निकल के आ गया, आयरन ऑक्साइड का, है ना। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। कब, जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, कि कार्बन क्या है इसका आपके पास क्या है 1 मोल है और उसको एयर क्या होती है ऑक्सीजन, है ना। क्योंकि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है, लेकिन उसमें भी किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की एक तरह से एक कम्बेशन की इक्वेशन है कि कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और हमें पता है CO2 प्रोड्यूस होगी। तो इसका भी
वन मोल के साथ रिएक्ट करके इसका भी क्या बनाएगा, 1 मोल। अब बात आती है कि 1 मोल, ये पूछ रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो हमें पता है कि एक कार्बन ऑक्सीजन से डाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 का प्रोड्यूस करता है। अगर हम इनके 1 मोल में ग्राम में कन्वर्ट करने लगें तो हमें पता है किसी का भी जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का वो बराबर होता है इसके 1 मोल के। तो यहाँ कितने के बराबर होगा, ये 12 ग्राम के। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन O2 की फॉर्म में है, तो ये कितना ग्राम हो गया इसका 1 मोल, 32 ग्राम के। और ये किसके इक्वल हो गया, 44 ग्राम के, है ना। तो 12 ग्राम क्योंकि रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम से कम्प्लीटली, और क्या बन रहा है 44 ग्राम CO2। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, तो कितनी प्रोड्यूस होगी, 44 ग्राम, है ना। कि 1 मोल कार्बन को अगर एयर में बर्न करेंगे तो कितने ग्राम प्रोड्यूस होगी, 44 ग्राम। अब है कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि 1 मोल कि 12 ग्राम को अब किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो फिर कितनी प्रोड्यूस होगी ये पूछ रहा है, ठीक। तो हमें पता है 12 ग्राम को कम्प्लीटली कंबशन होने के लिए, बर्न होने के लिए 32 ग्राम की नीड होती है और 44 ग्राम प्रोड्यूस होता है। तो 16 ग्राम कर दी क्वांटिटी इसने ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन को क्या बना दिया यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। ऑक्सीजन की अमाउंट, क्योंकि नीड तो 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम की होती है, लेकिन अब क्योंकि क्वांटिटी किसकी कम हो गई, ऑक्सीजन की, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसलिए केवल ये कितने मोल से इसके, या ऐसे कह लो कि कम्प्लीटली 6 ग्राम से ही रिएक्ट कर पाएगा, यानी कि 0.5 मोल से, ठीक। तो हाफ मोल से अगर रिएक्ट कर रहा है तो हाफ मोल ही क्या प्रोड्यूस होगी, CO2। तो CO2 कितनी होगी यहाँ पर, 22 ग्राम। CO2 का हाफ मोल कितना हो, क्योंकि 1 मोल किसके इक्वल होता है, 44 ग्राम के, तो हाफ मोल किसके इक्वल होगा, 22 ग्राम के, ठीक। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको हमने डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से भी चेक कर लीजिए। फ्रॉम द एबव रिएक्शन 1 मोल ऑफ कार्बन एंड बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2। ऐसे ही देखो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, देन 20 ग्राम ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस्ड। इन दिस केस डाई ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो वही बात है। अब हमें पता है सिंस 32 ग्राम ऑफ O2 गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2, तो 16 ग्राम ऑफ O2 कितना देगा, 44/32 इंटू 16, और ये कितना हो जाएगा 22 ग्राम, है ना। तो उसको सिंपल मेथड से भी, अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी कर सकते थे और इस तरह से भी कर सकते थे, यार 32 ग्राम 1 मोल से रिएक्ट करके 44 ग्राम देता है तो 16 ग्राम कितना देगा, है ना। तो इस तरह से भी कैलकुलेट करते हो, 16 से डिवाइड 32 को करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 22। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम। तो अब कार्बन का अमाउंट कितना कर दिया, 2 मोल। अब 2 मोल से भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है 16 ग्राम केवल किससे रिएक्ट कर रहा है, अभी अभी देखा था 32 ग्राम तो कर रहा था कितने से, 12 ग्राम से। तो 16 ग्राम कितने से कर रहा था, 6 ग्राम से, अभी अभी लास्ट उसमें बताया। तो 6 ग्राम से रिएक्ट करने के बाद कितना प्रोड्यूस होगा भाई, उसका जब हाफ मोल से रिएक्ट कर रहा है केवल, तो इसका भी कितना प्रोड्यूस होगा, हाफ मोल प्रोड्यूस होगा। और CO2 का हाफ मोल किसके बराबर होगा, 22 ग्राम के। O2 का 16 ग्राम, इसलिए किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन के केवल 6 ग्राम से। तो आप इसका 2 मोल दे दो, 3 मोल दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन एक लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में है। केवल इसका कितना प्रेजेंट है हमारे पास, 16 ग्राम। तो वही 16 ग्राम तो केवल 6 ग्राम से ही रिएक्ट कर पाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कितने ग्राम प्रोड्यूस होगी, 22 ग्राम, 22 ग्राम। तो ये कह रहे हैं एज डाईऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैन रिएक्ट ओनली 0.5 मोल ऑफ कार्बन। और 0.5 मोल कार्बन किसके इक्वल होता है, 6 ग्राम के, टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को काफ़ी पूछता है कि अब स्टूडेंट को नॉलेज है
या नहीं है। तो सीबीएसई ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछता है ना, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। चाहे आप नीट जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ज़्यादातर मोल कंसेप्ट को तो पूछता है ना। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो हमें क्या क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है सोडियम एसीटेट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है 500 ml, ठीक। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट हमें दे रखा है, मोलरिटी ऑलरेडी हमें दे रखी है। तो पूछा क्या है इसने पूछा क्या है कि कितना सोडियम का वेट नीड होगा, कितना मास की नीड होगी, है ना। 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, अगर हमें 500 ml सॉल्यूशन बनाना है एक, तो कितना सोडियम एसीटेट का मास नीड होगा। जबकि इन्होंने दोनों कंडीशन दे रखी हैं, इसका मोलर मास भी दे दिया, ठीक, और मोलरिटी भी दे दी। तो बस मास हमें निकालना है, तो सिंपल सा मोलरिटी वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W वेट ऑफ सोल्यूट कह सकते हो, इंटू 1000 अपॉन M, M क्या है, मोलर मास, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब क्या दे रखा है इसने, वॉल्यूम भी दे रखा है, W हमें कैलकुलेट करना है, मोलरिटी हमें दे रखी है, मोलर मास इसने ऑलरेडी दे रखा है, तो बस हमें यहाँ से W कैलकुलेट कर लेना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। तो इस तरह से देखो, ये मोलरिटी गिवन थी, मोलर मास गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, और कितनी आ गया इसका वेट, कि कितना वेट आपको मिलाना पड़ेगा, 15.379 ग्राम आपको सोडियम एसीटेट का मिक्स करना पड़ेगा 0.375 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए, और कितने ml, 500 ml। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस हम जनरली किसके फॉर्म में करते हैं, मोलरिटी के, है ना, किसके टर्म में करते हैं, मोलरिटी के। तो इसने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पूछ ली, मोलरिटी पूछ रहा है, मोल पर लीटर इन सैंपल विच हैज ए डेंसिटी। क्या दे रखा है, मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या दे दिया, डेंसिटी दे दी, ठीक। तो हमें वॉल्यूम ना दे करके सीधे सीधे क्या दी है इन्होंने, डेंसिटी दी है। तो D इज इक्वल टू, डेंसिटी अगर हमें पता है किसी, वैसे D इज इक्वल टू क्या होता है, M अपॉन V। तो V क्या है हमें निकालना है, डेंसिटी हमें दे रखी है, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालनी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तरीका होता है। लेकिन अभी डेंसिटी दे रखी है, मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका मास कितना है, क्योंकि हमें दे रखा है मास परसेंटेज दे रखी है 69%। तो HNO3 का हमें क्या दे रखा है इन्होंने, मास परसेंटेज दे रखी 69%। और हमने बात की थी थियोरेटिकल पोर्शन में भी, किसी का आपको वेट बाई वेट अगर मास परसेंटेज दे रखा हो तो 69% का मतलब क्या है कि इसमें 69 ग्राम तो क्या होगा,
HNO3 और बाकी का क्या होगा, कोई सोलवेंट है ना, जिसमें भी HNO3 का सॉल्यूशन बना हुआ हो, है ना। लेकिन टोटल मास तो कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा ना सॉल्यूशन का, क्योंकि 69% इसमें HNO3 है, तो टोटल मास कितना होगा, 100 ग्राम। अगर HNO3 उसमें 69 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 ग्राम। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, तो वॉल्यूम यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम अगर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा तो मास कितना था, 100 अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.41, है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए बस। बाकी तो हमें क्या पूछा है, इसने कंसंट्रेशन पूछी थी, तो यहाँ से क्या निकल करके आ गया, ये यहाँ से तो वॉल्यूम निकल करके आ गया, ठीक। मोलिकुलर मास HNO3 का, हाइड्रोजन का निकाल दीजिए, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, HNO3 का अगर हमें निकालना है तो नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो इस तरह से मोलर मास तो मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ से निकाल दिया, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलरिटी। तो देख लीजिए इसका भी सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा रखा है, क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.141 ग्राम दे रखा है, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 इतना है, 69% ऑफ HNO3 का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में कितने ग्राम है HNO3, 69 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम, क्योंकि टोटल तो 100 ग्राम ही है, उसमें से 69 ग्राम HNO3 है, तो मास ऑफ HNO3 कितना हो गया, ये हो गया। मोलर मास हम निकाल सकते हैं इस तरह से, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें क्योंकि निकालना था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास हमें दे रखा है, डेंसिटी हमें दे रखी है, ये हमने वॉल्यूम निकाल दिया और सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, मोलरिटी का। तो ये कितना आया था, 69। मास ऑफ सोल्यूट रखेंगे अब, शायद मैंने लास्ट स्लाइड में यहाँ पे ये तो नहीं कह दिया कि मास ऑफ सॉल्यूशन की, मास ऑफ सोल्यूट रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, मोलरिटी के फॉर्मूले में ये W क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट तो हमारा यही है ना ये। तो अगर मैंने गलत बोल भी दिया हो तो सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे क्या रखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट रखेंगे इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्लियर। तो ये वॉल्यूम निकल के ये आया ही था यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितनी मोलरिटी का सॉल्यूशन बना है, 15.439 मोलरिटी का सॉल्यूशन बना है। नेक्स्ट, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अब आपको पता होगा इस तरह का न्यूमेरिकल आ रहा है, तो इसमें सीधे सीधे बस क्या कैलकुलेट कर लो, कॉपर सल्फेट का मोलर मास। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, चलो सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके, वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट अगर हम निकालना है तो कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो इसका मोलर मास इतना हो गया। अब हमें पता है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से अगर हम कहने लगे कितना कॉपर ऑब्टेंड होगा, तो इतना ऑब्टेंड होगा। अब इसने पूछ लिया 100 ग्राम में कितना होगा, तो बस सीधे सीधे नॉर्मल कैलकुलेशन, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर, और वो किसके बराबर है 63.1 मोल कॉपर का किसके बराबर होगा 63.5, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है एटॉमिक मास, वो बराबर होता है उसके 1 मोल के, है ना। तो सिंस 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, तो 100 ग्राम कितना फॉर्म करेगा, तो 63 अपॉन 159.5 इंटू 100, तो कितना मिलेगा हमें 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर।
तो 100 ग्राम से हमें, अगर 100 ग्राम का हमारे पास कॉपर सल्फेट का सैंपल है तो उससे हमें कितना कॉपर ऑब्टेंड होगा, 39.81 ग्राम। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछता है कि हाँ इस इतना दिया है, इतने में कितना मिलेगा। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। फिर से क्या पूछ लिया, ये वही वाला न्यूमेरिकल है ना, लगभग। बस इस बार क्या पूछ लिया, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ लिया, है ना। पहले क्या पूछा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन अब क्या पूछ लिया इन्होंने, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमें किसी का नीड हो रहा है तो हम वही से फिर से टेक्निक यूज करते हैं, क्या वही टेबल है, एलिमेंट ले लेंगे, परसेंटेज ले लेंगे जो भी है, एटॉमिक मास उनका हमें पता है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो वैल्यू कम आई होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, है ना। ये कितना आया, 1.5, और इसे फिर एक होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो ये होल नंबर में, तो ये होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया एक स्पेसिफिक डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला आ गया था। अब इस एम्पिरिकल फार्मूले का, क्योंकि मोलर मास कितना है, 159.1 ग्राम, है ना, क्योंकि आयरन कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसके मोलर मास को, आयरन के। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो जो एम्पिरिकल फार्मूले का मास है वो तो ये आ गया। अब हमने थियोरेटिकल पोर्शन में बात की थी कि मोलिकुलर फार्मूला किसी का अगर निकालना है तो उसके लिए n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये एक रिलेशन होता है दोनों में। और n क्या है यहाँ पे, n है रेशियो ऑफ मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, या जो मोलर मास निकल करके आया है, या तो आपको न्यूमेरिकल में देगा, इस तरह के न्यूमेरिकल में। वैसे अगर मैं रियल में बताऊं तो इस तरह का अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो ऑलरेडी कोई मोलर मास गिवन होगा, है ना। और एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो एम्पिरिकल फार्मूले का मास आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा बस उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो अब क्योंकि इसमें मोलिकुलर मास नहीं दे रखा है तो मोलर मास भी हम किसका रखेंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूले का मास है। तो यहाँ एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास है बस वही रख देंगे, ठीक। और अपोन उससे किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमें गिवन नहीं था मोलर मास, तो हम यहाँ पे किसका मास रखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूले का। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आ गई, वैल्यू 1। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 1। देखो 1 आ गई ना निकल करके, और Fe2O3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसका मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला था वही इसका क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एटॉमिक मास, और वो भी कौन सा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो हमने ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट थियोरेटिकल पोर्शन में करना बताया था। उसी तरह से किसका कैलकुलेट होना है, क्लोरीन का। तो हमें पता है क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं वो एक से ज़्यादा आइसोटोप में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप प्रेजेंट हैं, ऐसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप नेचर में प्रेजेंट है, Cl35 और Cl37। इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, 75.77, 24.23, और इनका मोलर मास इतना है। तो अगर हमें किसी का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो पहले उनकी जो नेचुरल अबंडेंस है उनको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और फ्रैक्शनल अबंडेंस के फॉर्म में उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 100 से दोनों के मास को मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शनल मास आ गया, एक तरह से ये फ्रैक्शनल अबंडेंस आ गई। और फ्रैक्शनल अबंडेंस, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, तो फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ Cl35 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उसके मोलर मास से। ऐसे ही प्लस उसके बाद किसके साथ ऐड कर देंगे उसको, फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ Cl35 इंटू मोलर मास ऑफ Cl35। तो हमने ये कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में ही बताया था।
कि कार्बन 12 का मोलर मास इंटू कार्बन 12 की जो नेचुरल अबंडेंस थी, ठीक, उसका भी फ्रैक्शनल अबंडेंस हम कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया था, देन उसको ऐड किया था C13 का जो मोलर मास था, है ना, कितना होगा उसका 13 ही तो होगा, और उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस से प्लस हमने 14 और उसकी नेचुरल अबंडेंस, तो सेम हमने यहाँ पे भी किया है। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आया है क्लोरीन का, वो आया 35.4527। अब इसे हम अगर सिग्निफिकेंट नंबर में करें तो हम इसको 3 डिजिट तक, तो इसको 35.5 ही हम लिखते हैं, और आपने देखा भी होगा क्लोरीन का हम कितना लिखते हैं 35.5। तो इस तरह का एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए होना चाहिए कि हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो जो उनके आइसोटोप के मास होंगे, बस उसको फ्रैक्शनल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके बाकी के दूसरे आइसोटोप के साथ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको कितने मोल दे रखे हैं? 3 मोल दे रखे हैं, किसके? इथेन के। इथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3, ओपन करके लिखो तो CH3, या सिंपली मोलिकुलर फॉर्म में क्या होगा? C2H6। और आपको पता है जब भी कोई मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ हो तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के इसमें कितने मोल प्रेजेंट है? 2। हाइड्रोजन के इसमें कितने मोल प्रेजेंट है? 6। क्योंकि हमें पता है एक हाइड्रोजन है तो उसका मास किसके इक्वल होता है? 1 मोल के, है ना। तो ऐसे ही कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सिंपली कि यहाँ 6 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल क्या है? यहाँ कार्बन है। लेकिन C2H6 के कितने मॉलिक्यूल कह रहा है? ये 3। तो अब क्या क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो अब क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6। तो ऐसे ही 3 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 कंसिस्ट कितने होंगे? 3 इंटू 2 इजिकल टू 6। तो 6 मोल ऑफ यहाँ पे क्या होंगे? कार्बन। ऐसे ही और हाइड्रोजन का बताइए जल्दी। हाइड्रोजन का कितना होगा यहाँ पर? क्योंकि 1 मोल में कितने हैं? 6। तो ऐसे ही 3 मोल में कितने हो गए? 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन, तो कितने एथेन मॉलिक्यूल होंगे? क्योंकि इसने क्या कहा है? 3 मोल्स अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो क्योंकि 1 मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं किसी के भी? आवोगाद्रो नंबर के बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि 1 मोल में आवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो 3 मोल में कितने होंगे? तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। और कितना हो जाएगा ये? 18 पॉइंट समथिंग, है ना, इंटू 10⁻23। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल भी, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत पूछता है, सिंपल, बट जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो कितनी थी एग्जैक्ट वैल्यू? 18.066 इंटू 10⁻23। और इसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो यहाँ पावर कितनी होगी? 24, क्योंकि डेसिमल एक साइड किधर हो चला गया? लेफ्ट साइड। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में पता है ना हम कैसे लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में हम जो फर्स्ट डिजिट है हमारी, वो 1 से लेकर के कितने तक हो सकती है? 9 तक, मतलब कोई नॉन जीरो डिजिट हो सकती है, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? कंसंट्रेशन पूछ ली इन मोल पर लीटर, यानी कि सीधे सीधे मोलरिटी पूछ ली, है ना। क्या दे रखा है? इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, है ना। तो ये कह रहे हैं वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है, कितने लीटर है? 2 लीटर। मास ऑफ सोल्यूट इन्होंने दे रखा है, कितना है? 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ शुगर कितना होता है? निकाल देंगे। कार्बन 12, तो 12 यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है? 12। तो 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, ठीक।
तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इसका मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम दे रखा है, वेट हमें पता चल गया, तो सीधे सीधे क्या पूछिए, मोलरिटी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ml में। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा सीधे, टाइम वेस्ट ना करके। वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, है ना। कितना आया मोलिकुलर वेट, 342.29, है ना। और सीधे सीधे मोलरिटी निकाल दो बस, वेट रख दिया 20 ग्राम 1000, और इसे 2 लीटर था ना, तो 2 लीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, ml में, और ये मोलिकुलर वेट। तो इतनी इसकी क्या आ गई, मोलरिटी। तो सिंपल था, तो सिंपल, इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, कहीं ना कहीं एक क्वांटिटी दी हुई होगी और दूसरी निकालनी होगी। तो बहुत सिंपल भी नहीं आएंगे आपको 11th क्लास में या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो। फिलहाल अभी हमारा टारगेट क्या है, NCERT को कवर करना। तो बेसिक से ही शुरुआत होती है सब चीज़ों की। तो देखिएगा, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 किलोग्राम, किस में दे रखा है इन्होंने, किलोग्राम में, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। तो द डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है इन्होंने, 0.793 किलोग्राम में दे रखी है ना। व्हाट इज़ द वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम पूछ रहा है, और मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ, तो इसे B1 मान सकते हैं। और दूसरा वॉल्यूम भी हमें दे रखा है, कितने लीटर है, 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है ना। और हमें दूसरे सॉल्यूशन की डेंसिटी यानी कि M2 दे रखी है 0.25 m। तो हमें ये पता है मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है W/m इंटू V, अगर लीटर में रखें तो, है ना। अब एक रिलेशन यहाँ से ये बन जाता है क्या, कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन मोलर मास, मोलर मास, क्योंकि ये क्या है, मोलिकुलर वेट, तो इसे मैं मोलर मास के फॉर्म में यहाँ लिख सकता हूँ। और W/V यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल हो सकता है, डेंसिटी के। तो तब जाकर के अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि डेंसिटी अपॉन W/V क्या हो गया, डेंसिटी, और M क्या है, ये मोलर मास। तो अगर आपको कभी डेंसिटी दी हो और मोलर मास कंपाउंड का अगर आपको पता है, जैसे मेथनॉल दिया है, तो मेथनॉल का मोलर मास कितना होता है, CH3OH फॉर्मूला होता है। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 + 4 हाइड्रोजन है + 16, तो ये कितना हो जाएगा, 32। तो आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी रख दीजिए, कितनी है, 0.793 अपॉन उसका मोलर मास आपको दे रखा है। तो एक तो मोलरिटी यहाँ से निकल के आ जाएगी, है ना, इसे क्या कह लो आप, सपोज M1। तो आपको दो कंडीशन दे दी हम, फॉर्मूला होता है हमें पता है, थियोरेटिकल पोर्शन में भी बात की थी, M1B1 = M2B2। अब M1 आपको दे रखी है, कितनी है, 0.793 अपॉन 32। V1 आपको निकालना है, M2 आपको 0.25 दे रखा है, V2 आपको 2.5 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, B1। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, कि मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से कितना आ गया, मोलरिटी कैलकुलेट होकर के आ गई। M1 हमें पता चल गया, B1 हमें निकालना है, M2 हमें दे रखा है, B2 हमें दे रखा है, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर दिया है, B1। तो ये वॉल्यूम निकल करके आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल के चांसेस काफ़ी होते हैं एग्ज़ाम में पूछने के, कि एक क्वांटिटी आपको दे रखी है और दूसरी निकालनी हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम, उम्मीद है कि पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।